Hello everyone. Today in this video we are going to discuss पियाजे की जो थियरी है उसको डिस्कस करेंगे. Let's start. जेन पियाजे का जो जन्म हुआ था वो 1896 में हुआ था और 1980 में इनकी डेथ हुई थी. 1896 और 1980. ठीक है. ये स्विट्जरलैंड से थे और पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी की किसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. उनकी मेजर जो पब्लिकेशंस थी वो ये नीचे दे रखी हैं. सॉरी, ये 5 इनकी पब्लिकेशंस यहाँ पर दे रखी हैं. 5 बुक्स के बारे में बता रखा है, तो ये आप जो है याद कर लें. द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923, द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड 1926, द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी, मतलब कोई शारीरिक चोट पहुंचे या कुछ ऐसा हो तो उसके प्रति उसके क्या कॉन्सेप्शन होते हैं बच्चे के, वो 1927 में आई. द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चा मॉरली किसी चीज को किस तरह से जज करता है उसके ऊपर जेन पियाजे ने लिखा. 1932 में ये बुक आई. और साइंस ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, साइंस ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1969 में. ये जो है इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे. चलिए आगे देखते हैं. पियाजे प्लेस्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के एजुकेशन पे पियाजे ने बहुत ही ज्यादा महत्व दिया उस चीज को. एज द डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन. सो ये भी ध्यान रखना है, पियाजे जो थे वो डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन थे. ही डिक्लेयर्ड इन 1934 that 1934 में उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? Only education is capable of saving our societies from possible collapse, whether violent or gradual. हमारी सोसाइटी में जो collapse हो सकते हैं, चाहे वो violent collapse हो या gradual हो, मतलब धीरे धीरे समाज जो है वो गर्त में जाए, नीचे गिरे, या वो violent तरीके से, मतलब कोई युद्ध हो जाए उसकी वजह से या कुछ ऐसी चीजों की वजह से. तो इन चीजों से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो सक्षम है इन चीजों से बचाने में. मतलब हमारे समाज को पतन से बचाने में एजुकेशन, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो उसे इस पतन से बचाने में सक्षम है. He assumed that the principal goal of education is to create men who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done. उनका क्या मानना था कि जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है, मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या होता है कि एक ऐसा इंसान क्रिएट करना जो कैपेबल हो, मतलब जिसके अंदर क्षमता हो किस चीज की, नए काम करने की, नई चीजें करने की, न कि नॉट सिंपली रिपीटिंग व्हाट अदर जनरेशंस हैव डन, न कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों को रिपीट करता रहे जो कि दूसरी जनरेशंस ने किए हैं. मतलब नयापन कुछ लेके आए, नए काम करे, नई खोज करे. ठीक है, तो ऐसा इंसान बनाना जो है वो एजुकेशन का काम है. एजुकेशन का काम ये नहीं है कि इतिहास में उसने ये किया था और उसी चीज को जो है रिपीट करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए. एजुकेशन शुड क्रिएट मैन हु आर क्रिएटर्स. कैसे इंसान बनाना चाहिए? जो क्रिएटर्स हों, इन्वेंटर्स हों और डिस्कवरर्स हों. तो पियाजे के अकॉर्डिंग एजुकेशन को इंसान के अंदर 3 क्वालिटीज, क्रिएशन की, इन्वेंशन की और डिस्कवरी की जो क्वालिटीज हैं वो एजुकेशन को इंसान के अंदर डालनी चाहिए. द सेकेंड एम ऑफ एजुकेशन इज टू फॉर्म माइंड्स विच कैन बी क्रिटिकल, कैन वेरीफाई एंड डू नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग दे आर ऑफर्ड. मतलब क्रिटिकल माइंड होना चाहिए. क्रिटिकल से यहाँ अर्थ है वो मतलब जो है ना चीजों को सोचे समझे, ऐसा दिमाग होना चाहिए. और वो वेरीफाई कर पाए, मतलब सही गलत का जो है वो अंदाजा लगा पाए कि भाई ये चीज सही है या गलत है. ऐसा दिमाग क्रिएट करना एजुकेशन का वो पर्पज होना चाहिए. ये सेकंड एम है कि इस तरह का दिमाग क्रिएट करना जो क्रिटिकल हो और जो वेरीफाई कर सके चीजों को, और वो हर चीज जो उसे ऑफर की गई है उसे एक्सेप्ट ना करे. यानी अपने यहां क्या होता है कि इंडिया में मोस्टली ऐसे बच्चे
क्रिएट करते हैं टीचर्स, इस तरह पढ़ाते हैं वो क्लास में कि बच्चे जो है जो कुछ उनको ऑफर किया गया उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मोस्टली जो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इट इज आई, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई इट इज आई होता है। इट इज आई क्यों होता है, कोई आंसर नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मतलब उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जो कुछ ऑफर किया गया आप उसको स्वीकार करो। तो इस तरह मतलब जो है ना, इस तरह के माइंड्स को क्रिएट करना वो एजुकेशन का काम नहीं है। एजुकेशन का क्या काम है कि वो सोचे और उसको ठीक या गलत माने, वेरीफाई करे, और हर उस चीज को जो उसे परोसी गई है उसको वो एज इट इज एक्सेप्ट ना करे। तो इस तरह का माइंड क्रिएट करना ये एजुकेशन का सेकंड एम है। दो एम, पहला एक ऐसा इंसान बनाना जो क्रिएटर हो, इनोवेटर हो, डिस्कवरर हो, ठीक है। दूसरा एक ऐसा दिमाग बनाना जो चीजों को वेरीफाई कर सके। आगे कहता है ये, अकॉर्डिंग टू पियाजे, children are born with a very basic mental structure। पियाजे ये मानता था कि एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों में जन्म के समय, जेनेटिकली इनहेरिटेड एंड इवोल्व्ड, जो कि जेनेटिकली मतलब जीन से, अपने पेरेंट्स से बच्चा जो है उसको इनहेरिट करता है, लेता है, उसको परंपरागत रूप से ही मिलता है, ठीक है। और इवॉल्व्ड, उसे विकसित किया जाता है, धीरे 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 वो विकसित होता है। ऐसा माइंड जो है हर बच्चे में जन्म के समय होता है। ऑन विच ऑल सब्सिक्वेंट लर्निंग एंड नॉलेज इज बेस्ड, और इसी चीज के ऊपर जो सब्सिक्वेंट लर्निंग है, सब्सिक्वेंट लर्निंग मतलब आने वाली, आगामी जो लर्निंग है, सॉरी आगामी, आने वाली, आगे जो मतलब उसको नॉलेज दी जाएगी वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, इसी चीज के ऊपर बेस्ड होती है। जो भी लर्निंग और नॉलेज उसे मिलेगी आगे आने वाले समय में, वो किस चीज पे बेस्ड होती है, जेनेटिकली इनहेरिटेड एंड इवॉल्व्ड बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर के ऊपर ये बेस्ड होती है आगे आने वाली लर्निंग और नॉलेज। टू हिम कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज ए प्रोग्रेसिव reorganization of mental processes as a result of biological maturation and in environmental experience। उनके लिए क्या था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, जो संज्ञानात्मक विकास था, जो बुद्धि का जो विकास था, वो क्या चीज थी, वो एक प्रोग्रेसिव रीऑर्गेनाइजेशन थी। प्रोग्रेसिव रीऑर्गेनाइजेशन लगातार चलती रहती है, और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन है, चीजों को रीऑर्गेनाइज करना बार बार, वो प्रोसेस जो है चलता रहता है, ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, जो दिमाग के प्रोसेसेस हैं वो चलते रहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन क्यों होती है, ये रीऑर्गेनाइजेशन होती है दो चीजों की वजह से। एक तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जब बच्चे के अंदर आती जाती है तो रीऑर्गेनाइजेशन होती रहती है, किन चीजों की, मेंटल प्रोसेसेस की। दूसरा एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस, मतलब अपने आसपास के वातावरण से बच्चा जो कुछ एक्सपीरियंस गेन करता है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे भी उसकी ये जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनकी रीऑर्गेनाइजेशन होती रहती है। तो दो चीजें जो हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन को, मेंटल प्रोसेसेस की रीऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं, और वो दो चीजें हैं बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस। चलिए आगे देखते हैं। Children construct an understanding of the world around them। बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बना लेते हैं एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, किस चीज की, उस दुनिया की जो उनके चारों तरफ है। देन एक्सपीरियंस discrepancies between what they already know and what they discover in their environment। और फिर वो अनुभव करते हैं डिस्क्रेपेंसेस को। डिस्क्रेपेंसेस होती हैं विसंगतियां, मतलब जो मिसमैच हो रही हैं चीजें, ठीक है। तो फिर वो किस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, उस मिसमैच को एक्सपीरियंस करते हैं दो चीजों के बीच में। कौन सी चीजों के बीच में, जो वो पहले से जानते हैं
और जो वो अपने एनवायरमेंट में खोजते हैं। यानी एनवायरमेंट से जो कुछ उनको मिल रहा है उसमें, और जो पहले से जानते हैं उसके अंदर जो विसंगतियां आती हैं, फिर उनका वो अनुभव करते हैं। पहले तो अपने चारों तरफ की जो दुनिया है उसकी एक कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं अपने माइंड के अंदर। फिर पहले से जो कुछ पता है और जो कुछ वो एनवायरमेंट उनको सिखा रहा है, उन विसंगतियों के बारे में उनको पता लगता है, उनको वो फेस करते हैं। पियाजे ऑब्जर्व्ड दैट children's reasoning and understanding capabilities differed depending on their age। जो बच्चों के अंदर दो क्वालिटीज हैं, रीजनिंग की और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज की, मतलब तर्क देने की और चीजों को समझने की, वो डिफर करती हैं किस चीज पे? डिपेंडिंग ऑन देयर एज। उनकी उम्र के आधार पर उनके अंदर जो है अंतर होता है। किन चीजों के अंदर? रीजनिंग के अंदर और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज के अंदर। यानी रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों में एक जैसी नहीं होगी। एक जो बच्चा 6 साल का है उसकी रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी 12 साल के बच्चे के हिसाब से भिन्न होगी, अलग होगी। 18 साल का जो युवा है उसके हिसाब से भिन्न होगी। तो जैसे जैसे जो फिजिकल डेवलपमेंट है या एज जैसे बढ़ती जाती है बच्चे की, उस हिसाब से ये चीजें भी बढ़ती जाती हैं। क्या क्या? रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज ये भी बढ़ती जाती हैं। He proposed that all children progress through a series of cognitive stages of development, just as they progress through a series of stages of physical development। उन्होंने क्या प्रपोज किया? उन्होंने ये मतलब बताया कि जो बच्चे होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं अलग अलग, उन स्टेजेस से होकर गुजरते हैं जैसे वो शारीरिक जो विकास है उसकी स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। हर बच्चा मतलब उन स्टेजेस से होकर गुजरता ही गुजरता है, क्योंकि जैसे फिजिकल जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वैसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस भी पियाजे कहता है सभी के लिए समान होती हैं। तो उन सब में से जो है बच्चों को गुजरना ही पड़ता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, द रेट एट विच चिल्ड्रन पास थ्रू दीज कॉग्निटिव स्टेजेस मे वेरी। हाँ, वो कहते हैं कि ये हो सकता है कि जिस रेट से, जिस दर से बच्चा इन स्टेजेस के अंदर से गुजरता है वो भिन्न हो सकती है। बट बॉयज एंड गर्ल्स इवेंचुअली पास थ्रू ऑल द स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर। लेकिन लड़के और लड़कियां वो अंततः इन सभी स्टेजेस के अंदर से उसी ऑर्डर में लगी हुई जो स्टेजेस हैं उनके अंदर से होकर वो गुजरते हैं। पियाजे इंट्रोड्यूस्ड सम कॉन्सेप्ट्स इन हिज थियरी, दीज आर एज फॉलोज। तो ये स्टेजेस वगैरह डिस्कस करने से पहले उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हैं, वो कंसेप्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है स्कीमा का। स्कीमा होता क्या है? चलिए पहले ये पियाजे का ही पढ़ लेते हैं। वैसे स्कीमा होता है मतलब माइंड का एक सेट होता है। भाई जो भी माइंड के अंदर हमने एक जगह बना ली या कुछ भी सेट बना लिया, ठीक है, उस स्कीमा के अंदर, तो वो स्कीमा कहलाता है। पियाजे डिफाइंड ए स्कीमा एज ए कोहेंसिव repeatable action sequence processing component actions that are tightly interconnected and governed by a core meaning। देखिए स्कीमा जो है उसको कैसे डिफाइन किया। एक तो वो होता है कोहेंसिव। कोहेंसिव यानी चीजों को एकजुट कर देने वाला, एकजुट कर देने वाला, कोहेंसिव यानी सभी चीजों को वो एकजुट कर देता है, एक साथ ले आता है। रिपीटेबल एक्शन सीक्वेंस, बार 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 वही एक्शन जो है वो रिपीट होता है। प्रोसेसिंग कंपोनेंट एक्शंस,
और वो किस चीज को प्रोसेस में ला रहे हैं? कंपोनेंट एक्शंस को, पूरे एक्शन को नहीं, कंपोनेंट एक्शंस मतलब एक्शन के पार्ट्स को, दैट आर टाइटली इंटरकनेक्टेड एंड गवर्न्ड बाय ए कोर मीनिंग, जिनको जो हैं क्या, टाइटली इंटरकनेक्टेड, ये जो एक्शन कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं और ये गवर्न किए जाते हैं एक कोर मीनिंग के द्वारा, यानी एक रूट मीनिंग सब के अंदर होता है, उस चीज के द्वारा इनको गवर्न किया जाता है। इन मोर सिंपल टर्म्स, अगर सिंपल टर्म्स में इसको समझें, वो क्या कहता है? पियाजे कॉल्ड द स्कीमा द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है, बुद्धिमत्ता का जो व्यवहार है, उसका बेसिक ब्लॉक होता है, ये बेस होता है उस चीज का, ये स्कीमा। ए वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग नॉलेज, स्कीमा क्या है? एक तरीका है जिससे नॉलेज को पहचाना जाता है। दस स्कीमा आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स और द पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स that children and adults use in dealing with objects in the environment। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्या है स्कीमा? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं या पैटर्न्स हैं, किस चीज के? बिहेवियर के, जो चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों ही यूज करते हैं जब वो डील करते हैं एनवायरमेंट में ऑब्जेक्ट्स के साथ। एनवायरमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट देखा, उसको समझना है, उस नॉलेज को गेन तो करना है ना। जो भी 5 हमारी सेंसेस हैं, इन्हीं से तो माइंड में नॉलेज जाती है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए देख लिया कुछ, या कोई चीज को छू लिया, या किसी भी तरह से सुन लिया, तो उन चीजों को जब वो माइंड में जाती हैं, एनवायरमेंट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जब वो माइंड में जाते हैं, तो उस चीज को समझने के लिए एक बेसिक ब्लॉक स्ट्रक्चर है जिसे स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, कि कौन सी स्कीमा में ये चीज सेट होती है। जैसे मान लीजिए आवाज सुनी, चर्पिंग की, CHIRP, चर्पिंग की आवाज सुनी, तो क्या सोचेगा बच्चा? कहां सेट करेगा उस चीज को? उसे जो पक्षियों वाला स्कीमा है उसमें सेट करेगा। लेकिन अगर रोवर की आवाज सुनी, दहाड़ की, तो वो पक्षियों वाले में थोड़ी ना सेट करेगा, फिर वो किसी जानवर वाले स्कीमा में ही सेट करेगा। पक्षी एक स्कीमा, जानवर एक स्कीमा, फिर उसके आगे जाके पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग स्कीमा होते हैं माइंड में नॉलेज को गेन करने के लिए, समझने के लिए, उसे कहते हैं हम स्कीमा। इंडीड इट इज यूजफुल टू थिंक ऑफ स्कीमा एज यूनिट्स ऑफ नॉलेज। वास्तव में जो स्कीमा है उसको क्या समझना ठीक रहेगा? यूनिट्स ऑफ नॉलेज, ईच रिलेटिंग टू वन एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो यूनिट्स हैं, ये जो स्कीमा है, वो हर स्कीमा इस दुनिया में जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। यानी एक एस्पेक्ट, उसका एक स्कीमा। ठीक है, हर एस्पेक्ट का एक स्कीमा। दुनिया में अब देख लो कितनी सारी चीजें हैं, और बच्चों के सामने कितनी सारी चीजें आती हैं। ये लगा लीजिए कि बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ, वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजों को गेन करता है बच्चा, और हर एस्पेक्ट के लिए एक स्कीमा वो सेट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्कीमा चलता है। तो स्कीमा को यूनिट ऑफ नॉलेज भी आप समझ सकते हो, ईच रिलेटिंग टू वन एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स। जो ये एस्पेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या शामिल है? ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्शंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट हो गए, जिनको मतलब आप देख नहीं सकते, वो थियरीज होती हैं, तो वो कंसेप्ट्स भी आते हैं किसके अंदर? इन एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर। तो एस्पेक्ट्स में क्या क्या शामिल किया उसने? ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस, एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इस तरह की चीजें
एस्पेक्ट्स में आती हैं और हर एस्पेक्ट के लिए माइंड के अंदर एक बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज है और वही यूनिट ऑफ नॉलेज जो है स्कीमा कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम टू प्रोसेसेस। पियाजे के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो दो प्रोसेसेस से डेवलप होती है, एडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम। एडेप्टेशन और इक्विलिब्रियम। जो एडेप्टेशन है उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन यानी किसी चीज के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना, और इक्विलिब्रियम होता है संतुलन। संतुलन, ठीक है, किसी चीज के अकॉर्डिंग अनुकूल हो जाना और फिर किन्हीं चीजों के अंदर संतुलन बनाना। ये दो जो है प्रोसेस इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पियाजे ने बताए। हाँ, एक चीज और भी कही गई है इसमें कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है is the result of interaction of maturation level and experience level। cognitive development किसका रिजल्ट है? दो चीजों के इंटरेक्शन का। इंटरेक्शन किन किन चीजों के बीच में? दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन होता है, एक मैच्योरेशन लेवल के बीच में, मैच्योरेशन लेवल, सॉरी ई नहीं आएगा लास्ट में, लेवल, और दूसरा है जो एक्सपीरियंस लेवल है, एक्सपीरियंस लेवल। ये बात इस बुक में आपको नहीं दी मिलेगी, तो ये आप देख लें कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किन चीजों से मानी गई है। दो चीजें हैं, मैच्योरेशन लेवल यानी बंदा जिस हद तक मैच्योर होता है, और एक्सपीरियंस लेवल, और वो कितना अनुभव करता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट कितनी होती है, किस तरह से वो मेंटली मैच्योर हो रहा है, शारीरिक रूप से मैच्योर हो रहा है, और एक्सपीरियंस अनुभव क्या क्या कर रहा है। और वो चीजें जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मिलती हैं, तब जाके जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की होती है। और इसी चीज को जो है इंट्रैक्टिनिस्ट थिंकिंग आइडियोलॉजी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा है। इसको क्या कहा है? इंट्रैक्शनिस्ट, यहां लिखता हूं, इंट्रैक्शनिस्ट, इंट्रैक्शनिस्ट थिंकिंग या इंट्रैक्शनिस्ट थिंकिंग आप कह सकते हो इसको, या आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, इंट्रैक्शनिस्ट थिंकिंग या आइडियोलॉजी जो है इसको आप कह सकते हो किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो ये जो इंट्रैक्शनिस्ट थिंकिंग या आइडियोलॉजी है वो क्या है? वो है कि जो दो लेवल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, कौन से? मैच्योरेशन लेवल और एक्सपीरियंस लेवल। इनके अंदर जो इंटरेक्शन होता है, जो इंटरेक्शन इनके अंदर होता है, जो संबंध बनता है इनके अंदर, उसी को इंट्रैक्शनिस्ट थिंकिंग या इंट्रैक्शनिस्ट आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये जो बात है इस बुक में नहीं थी, आप इसका ध्यान रखें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ ये चीज जुड़ी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। स्कीमा हम कर चुके हैं, दो प्रोसेस बताए उसने, एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, और इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। तो इन अनुकूलन और संतुलन को आगे जो है वो वन बाय वन हम अभी देखेंगे। Adaptation involves children changing their behavior to meet situational demands and
consist of two sub processes, assimilation and accommodation. assimilation and accommodation. तो अडेप्टेशन के आगे जाके दो पार्ट इसने बताए, कौन से? assimilation, accommodation. ठीक है, तो अडेप्टेशन क्या है? ये इन्वॉल्व करती है चिल्ड्रन का जो चेंजिंग बिहेवियर है, चेंजिंग देयर बिहेवियर, अपने बिहेवियर में चेंज लेके जो बच्चे आते हैं, क्या करने के लिए? टू मीट सिचुएशनल डिमांड्स, भाई परिस्थिति के अकॉर्डिंग, मतलब परिस्थिति को क्या चाहिए उस अकॉर्डिंग बच्चे अपने व्यवहार में जो बदलाव लाते हैं, यानी जैसा बदलाव परिस्थिति को चाहिए उस तरह का बदलाव जो बच्चे अपने व्यवहार में लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अडेप्टेशन। यानी सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को बदल लेना, वही अनुकूलन जो है कहलाता है। यानी उसके अनुकूल हो जाते हैं। किसके अनुकूल? परिस्थिति के अनुकूल। और वो अनुकूल क्या हो जाता है? बिहेवियर। ठीक है, बच्चे का बिहेवियर परिस्थिति के अनुकूल हो जाना ही अडेप्टेशन कहलाता है। एंड कंसिस्ट्स ऑफ टू सब प्रोसेसेस, और ये जो अडेप्टेशन है, ये जो अनुकूलन है, ये दो आगे चीजों से बनता है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जो है उनको आप समझ सकते हो। असिमिलेशन तो है आकलन, आत्मसातीकरण, ठीक है, और जो अकोमोडेशन है उसे हम कहते हैं समंजन। समंजन, अब हिंदी जो मीनिंग्स हैं वो तो बड़े ही टफ हैं, तो इससे मच बेटर है कि असिमिलेशन और अकोमोडेशन को जैसे यहां पर डिस्कस किया गया है वैसे ही समझते हैं। Assimilation is the application of previous concept to new concepts. जो assimilation है, यानी जो आकलन है, आकलन क्या करता है? वो एप्लीकेशन है किसका? प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का न्यू कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। यानी जो पहले जो धारणा बच्चे के मन में है, जो कॉन्सेप्ट्स बच्चे के मन में हैं पहले से, जो माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हैं, वो कॉन्सेप्ट लागू करके देखता है बच्चा नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, और इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। ये जो लागू करने का प्रोसेस है पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। यानी अब बच्चा क्या कर रहा है? उस चीज का आकलन कर रहा है, उस चीज को फिट करके देख रहा है कि मेरी किसी स्कीमा के अंदर ये फिट हो रही है या नहीं हो रही है। सच एज ए चाइल्ड हु रिफर्स टू ए व्हेल एज ए फिश। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? ऐसा बच्चा जो एक व्हेल को क्या मानता है? एक फिश मानता है। देखिए कैसे बच्चे ने देखा कि भाई ये तालाब है, इसके अंदर जो है पानी है, और पानी के नीचे जो है ये कुछ इस तरह के जीव रहते हैं, ठीक है, ये यहां तक ऐसे आएगा, और ये जो जीव हैं ये मछलियां कहलाते हैं, फिश कहते हैं इनको। अब बच्चे ने देखा उसी तरह का एक जानवर, व्हेल, पानी में भी रहता है, आकार भी उसी तरह का, लेकिन बड़ा है। जस्ट ये डिफरेंस है कि बड़ा है। तो वो क्या कर रहा है? एक नया कंसेप्ट उसको मिला कि इतना बड़ा जानवर, ठीक है, वो इतना बड़ा जानवर देखता है, लेकिन उस चीज के ऊपर पुराना कंसेप्ट लागू करके देखता है कि ये पानी में रहती है, ये जो चीज है, नई चीज, ये पानी में है, और इसका आकार भले ही बड़ा है लेकिन उस आकार की बनावट एक फिश जैसी है, तो ये भी एक फिश ही है। तो बच्चा उसको, व्हेल को फिश मान लेता है। इसे कहते हैं, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जो पुराना कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, उसको नए कॉन्सेप्ट के ऊपर लागू करके बच्चा देखता है, और इसी को हम असिमिलेशन या आकलन कहते हैं। नेक्स्ट, असिमिलेशन इंप्लाइज incorporation of something from the environment. assimilation जो है वो किस चीज को इंप्लाई करती है, यानी किस चीज को लागू करती है? इनकॉर्पोरेशन को लागू करती है। समावेश, समावेश, इनकॉर्पोरेशन को आप कह सकते हैं समावेश, ठीक है। assimilation implies incorporation of something from the environment. New ideas, concepts and stimuli उत्तेजनाएं are taken in and
इनकॉर्पोरेटेड इनटू वंस एग्जिस्टिंग सेट ऑफ स्कीमा, और उनका जो है समावेश करके देखा जाता है किसी के एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर। देखिए समझिए इस चीज को। असिमिलेशन क्या करेगी? असिमिलेशन जो आकलन है उसमें क्या करेगा बच्चा? वो इंप्लाई करेगा क्या? समावेश को। किसका? समथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। कोई भी चीज एनवायरमेंट से देखी उसके ऊपर वो लागू करेगा समावेश को, यानी उस चीज को माइंड के अंदर लेके जाने की कोशिश करेगा। जब वो माइंड में लेके जाएगा तो उसे रखेगा कहां? अलग अलग स्कीमा है, ठीक है, बहुत सारे स्कीमा है, हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए एक एक स्कीमा, इस तरह से। तो बच्चा उस नई चीज को, जो नई चीज उसने देखी है वो ग्रहण तो कर ली, लेकिन वो नॉलेज माइंड में लेके कहां जाए? तो मान लीजिए ये फिश वाला स्कीमा है, फिश, ठीक है, तो वो वेल को भी, वेल वाली नॉलेज को भी इसी स्कीमा में सेट करने की कोशिश करेगा। जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, यानी जो इनकॉर्पोरेट करके देखेगा वो किसमें? एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करेगा, उसका समावेश करेगा, उस चीज को डालेगा। तो ये जो है एक प्रोसेस होता है असिमिलेशन के अंदर। असिमिलेशन में नई चीज ली, उसे पुराने स्कीमा के अंदर रख के देखता है। 10. Assimilation is using an existing schema to deal with a new object or situation. तो assimilation क्या है? assimilation जो है वो है किसी भी नए ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को जब बच्चा देखता है, ठीक है, उसके फेस टू फेस होता है, उस नॉलेज को जब बच्चा गेन करता है, नई नॉलेज को, तो वो उसे रखने की कोशिश करता है किसी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर। क्लियर? ये है आकलन, assimilation. When a child is confronted with a new object, he tries to understand the new object by applying his old schema to it. जब भी बच्चा किसी नए ऑब्जेक्ट से फेस टू फेस होता है तो उसके ऊपर पुराना स्कीमा लगाकर उस ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करता है। He adapts himself to a new object by assimilating it. वो उस नए ऑब्जेक्ट को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है, उसको असिमिलेट करके, अडेप्ट्स हिमसेल्फ टू न्यू ऑब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ढल जाता है, क्या करके? बाय असिमिलेटिंग इट, इसका आकलन करके, उस चीज को देख समझ के, सुन समझ के आप कह सकते हो, देख समझ के कह सकते हो, छू के या समझ के, मतलब किसी भी सेंस से वो नॉलेज को ग्रहण करे और उस नॉलेज को क्या करेगा? वो असिमिलेट कर देगा, उसका आकलन कर देगा किसी भी अपने पुराने स्कीमा के अकॉर्डिंग, और उसके अनुसार जो है बच्चा ढल जाएगा। हिज ओल्ड स्कीमा इज नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में, असिमिलेशन के जो प्रोसेस में, उसका जो पुराना स्कीमा है वो बदला नहीं जाता। अब आती है बात अकोमोडेशन की, कि अकोमोडेशन क्या होता है? इज द altering of previous concepts in the face of new information. बदल दिया जाता है, क्या? altering हो जाती है, बदलाव आ जाता है किसमें? प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में, पहले से जो कॉन्सेप्ट बच्चे के बने हुए हैं उनमें बदलाव आता है। कब? इन द फेस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, जब बच्चे को नई इंफॉर्मेशन, नई जानकारी मिलती है और उस नई जानकारी के अनुसार जब उसके पुराने कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं तो उसे कहते हैं accommodation. Such as a child who discovers that some creatures living in the ocean are not fish. जैसे कि किसी बच्चे को जब ये पता चलता है, जब वो ये डिस्कवर करता है कि ओशन में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले कुछ जीव आर नॉट फिश, वो मछली नहीं है, यानी समुद्र में रहने वाला हर जीव मछली नहीं है। जब बच्चे को ये चीज पता लगती है, and then correctly refers to a whale as a mammal, और फिर वो एक व्हेल को सही ढंग से क्या मान लेता है? एक मैमल मान लेता है, स्तनधारी जीव मान लेता है, ठीक है। यानी पहले उसके माइंड में क्या था व्हेल के लिए? कि व्हेल एक फिश है, ठीक है। फिर उसको एक नई जानकारी मिली, जब वो नई जानकारी मिली तो उसने अपना जो स्कीमा है वो चेंज कर दिया,
ठीक है, पहले वो मानता था कि समुद्र में रहने वाला हर एक जीव मछली है, फिर उसने स्कीमा को चेंज किया कि नहीं, हर जीव मछली नहीं है। अब हर जीव मछली नहीं है तो आगे जो पहले तो समुद्र का कंसेप्ट स्कीमा बना, समुद्र के अंदर फिर क्या क्या किस किस तरह के जीव रहते हैं वो स्कीमा बना, ठीक है। फिर उस सॉरी पहले समुद्र का स्कीमा, समुद्र से कि समुद्र में रहती हैं मछलियां, ये स्कीमा बना, इसे कहते हैं असिमिलेशन। तो कोई भी चीज देखी वही मछली वाली कैटेगरी में उसने रख ली, दैट इज असिमिलेशन। यहां पर ये जो पुराना कंसेप्ट है ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अकोमोडेशन में क्या होगा, फिर उसे नई जानकारी मिलेगी कि ये समुद्र है, समुद्र के अंदर जो चीजें रहती हैं वो अलग अलग होती हैं, हर चीज जो है वो फिश नहीं है, हर चीज फिश नहीं है, मैमल भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरे जीव भी हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा, फिर यहां पर बदलाव आएगा, अल्ट्रेशन आएगी स्कीमा के अंदर, और फिर वेल को एक अलग कैटेगरी, मैमल की जो कैटेगरी होगी उसके अंदर वो रख लेगा। इस तरह से जो है स्कीमा में जो अल्ट्रेशन होता है, स्कीमा के अंदर जो बदलाव आता है, उस बदलाव को हम कहते हैं अकोमोडेशन। It involves modification or change of some elements of the old schema or learning new schema which is more appropriate for the new object. इसमें क्या शामिल होता है, मॉडिफिकेशन, बदलाव, या चेंज, उसे भी बदलाव ही कहते हैं, यानी मॉडिफाई करता है उस चीज को, थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करता है, या बच्चा उस पुराने जो एलिमेंट, पुराने जो स्कीमा है उसको बदलने की कोशिश करता है। सम एलिमेंट्स ऑफ द ओल्ड स्कीमा, या तो वो उसके कुछ एलिमेंट्स को बदल देता है या उसकी मॉडिफिकेशन कर देता है, ठीक है। स्कीमा और लर्निंग, स्कीमा या लर्निंग के अंदर या तो वो कुछ चेंज करता है या कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है। लर्निंग न्यू स्कीमा which is more appropriate for the new object, और या वो नया स्कीमा जो है वो बना लेता है जो कि और भी ज्यादा एप्रोप्रिएट है, सही है, उचित है नए ऑब्जेक्ट के लिए। आगे क्या कहते हैं, आगे इसने कहा है दिस हैपन्स व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा या नॉलेज डज नॉट वर्क। ये कब होता है, अकोमोडेशन कब होता है, अकोमोडेशन तब होता है जब जो पुरानी जो नॉलेज है या जो पुराना स्कीमा है वो काम नहीं करता, एंड नीड्स टू बी चेंज्ड टू डील विद न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, और इसमें बदलाव की जरूरत आती है नए ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पे क्या घटित होता है, उस टाइम पे घटित होता है आपका अकोमोडेशन। फिर आता है इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन जो हमने क्या कहा था, संतुलन, इक्विलिब्रेशन संतुलन, ये इसको साम्य धारणा, देखिए हिंदी मीनिंग है साम्य धारणा, इक्विलिब्रेशन, इसको आप संतुलन मान के चले। Equilibration is Piaget's term for the basic process underlying the human ability to adapt. किसी भी चीज के अकॉर्डिंग ढल जाने की जो ह्यूमन एबिलिटी है उस टर्म के लिए इक्विलिब्रेशन इज पियाजे's term for the basic process, जो बेसिक प्रोसेस है अंडरलाइंग द ह्यूमन एबिलिटी टू अडेप्ट, जो किसके अधीन आता है, ये जो बेसिक प्रोसेस किसके अधीन आता है, ये आता है अडेप्टेशन, जो अडेप्ट करने की ह्यूमन एबिलिटी है उसके अधीन ही ये चीज आती है। आगे इसने इसको और क्लियरली डिफाइन किया है, इज द सर्च फॉर बैलेंस, ये बैलेंस के बीच की एक सर्च है, बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड। सेल्फ, यहां सेल्फ से अर्थ अपने आप से नहीं है, जो माइंड में स्कीमा सेट है और जो दुनिया से उसको एनवायरमेंट से जो नॉलेज मिल रही है, उन चीजों के बीच में जो बैलेंस बना के चलता है वो बच्चा, उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन, बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड। इक्विलिब्रियम जो संतुलन है इन्वॉल्व्स द मैचिंग ऑफ चिल्ड्रंस अडेप्टिव फंक्शनिंग टू सिचुएशनल डिमांड्स।
such as when a child realizes that he is one member of a family and not the center of the world. क्या कहा है इसने कि जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स, ये शामिल करता है द मैचिंग ऑफ चिल्ड्रंस अडेप्टिव फंक्शनिंग। अडेप्टिव जो फंक्शनिंग होती है, मतलब उस चीज को स्वीकार करने वाली, अडेप्ट करने वाली जो फंक्शनिंग है, यानी वो उस चीज को स्वीकार कर लेता है, उस चीज के अकॉर्डिंग ढल जाता है, अडेप्ट कर लेता है, उस फंक्शन को डील करता है मैचिंग ऑफ चिल्ड्रंस अडेप्टिव फंक्शनिंग टू सिचुएशनल डिमांड्स। मैच करता है इक्विलिब्रेशन, किस चीज को मैच करता है? बच्चे की अडेप्टिव फंक्शनिंग को, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग ढल जाने के काम को, और सिचुएशनल डिमांड को, कि सिचुएशन क्या चाहती है और बच्चा किस तरह से ढलता है, उनके मैच को इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी जो परिस्थिति को चाहिए उसके अकॉर्डिंग बच्चे का ढल जाना ही इक्विलिब्रियम, संतुलन कहलाता है। सच एज, जैसे कि व्हेन अ चाइल्ड रियलाइजेस, जब एक बच्चे को यह महसूस होता है दैट ही इज वन मेंबर ऑफ अ फैमिली, कि वो एक परिवार का एक सदस्य है, एंड नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ना कि इस दुनिया का केंद्र बिंदु। ठीक है, तो वो उसी चीज के अकॉर्डिंग ढल जाता है, यानी दुनिया का केंद्र बिंदु अपने आप को नहीं मानेगा, अब वो मानेगा कि मैं एक मेंबर ऑफ अ फैमिली हूं। इक्विलिब्रियम which helps remove inconsistencies between reality and personal perspectives, keeps children moving along the developmental pathway, allowing them to make increasingly effective adaptation and decisions. क्या होता है? इक्विलिब्रियम जो है ये हेल्प करती है बच्चे की क्या रिमूव करने में? इनकंसिस्टेंसीज, जो इनकंसिस्टेंसी आती है, जो एक तरह से मतलब स्थिरता नहीं रहती, कंसिस्टेंट होता है ना स्थिरता, तो कंसिस्टेंसी जो स्थिरता रहती है, इन मतलब अस्थिरता जो आ जाती है किस चीज के बीच में, अस्थिरता को दूर करता है रियलिटी और पर्सनल प्रोस्पेक्टिव के रूप में। पर्सनल प्रोस्पेक्टिव यानी बच्चे के जो खुद के प्रोस्पेक्टिव हैं उनमें और वास्तविकता में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, तो उसे दूर करने का काम करता है इक्विलिब्रियम। कीप्स चिल्ड्रन मूविंग अलोंग द डेवलपमेंटल पाथवे, और बच्चे की हेल्प करता है कि वो जो है अपने विकास के रास्ते पर अग्रसर होता रहे। अलाउइंग देम टू मेक इंक्रीजिंगली इफेक्टिव अडेप्टेशन एंड डिसीजन, और उनको किस चीज के लिए अलाउ करता है कि वो प्रभावी अडेप्टेशन कर सकें और डिसीजंस ले सकें। इक्विलिब्रियम occurs when a child's schemas can deal with most new information through assimilation. देखिए यहां ये चार्ट भी काम आएगा। Equilibrium occurs when a child's schema can deal with new information through assimilation. जो इक्विलिब्रियम है वो कब अकर करती है? जो संतुलन है, equilibrium occurs when a child's schema can deal with most new information. सॉरी, इक्विलिब्रियम उभर कर आती है, जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन जो है, संतुलन कब उभर के आता है? जब when a child's schema can deal with most new information through assimilation. assimilation के माध्यम से, assimilation मतलब आत्म सातीकरण, यानी उस चीज को assimilate कर लेना, अपने आप में समा लेना। तो जो अपने आप में बच्चा समा लेता है, उस चीज को समझ लेता है, गेन कर लेता है, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम उभर कर आती है। Occurs when a child's schema can deal with most new information through assimilation. आत्म सातीकरण के माध्यम से जब बच्चा नई जानकारी को ग्रहण कर लेता है, उस समय पर इक्विलिब्रेशन जो है वो उभर कर आती है। However, an unpleasant state of disequilibrium occurs
when new information cannot be fitted into existing schemas, assimilation, यानी जो अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन, डिसइक्विलिब्रिएशन, क्या होता है कि एक अनप्लेजेंट स्टेट उभर कर सामने आती है असंतुलन की, जब जो नई इंफॉर्मेशन बच्चे ने ग्रहण की वो फिट नहीं हो पा रही है एग्जिस्टिंग स्कीमा या असिमिलेशन के माध्यम से। यानी आत्मसातीकरण तो करना चाह रहा है बच्चा, लेना तो चाह रहा है, लेकिन जो स्कीमा है उनके अंदर ये नई जानकारी फिट नहीं हो रही। उस समय पर क्या होगा, उस समय पर असंतुलन जो है वो उभर कर आएगा। देन देयर इज क्रिएटेड ए स्टेट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन व्हाट इज अंडरस्टूड एंड व्हाट इज एनकाउंटर्ड। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इम्बैलेंस की परिस्थिति बन जाती है दो चीजों के बीच में, कि जो समझा गया है और जिस चीज से सामना हुआ है उन दोनों चीजों का मिसमैच जो हो रहा है उसकी वजह से इम्बैलेंस आ जाता है। इन सच ए केस द इंडिविजुअल ट्राइज टू रिड्यूस सच इम्बैलेंसेस। और ऐसी परिस्थिति में जो भी इंसान है वो कोशिश करता है कि इन इम्बैलेंसेस को, इन असंतुलनों को कम किया जाए। This is done by the individual by focusing his attention on the stimuli that is causing the disequilibrium and developing new schema or adapting old ones until equilibrium is restored। क्या होता है, नई जानकारी आ गई, नई जानकारी फिट नहीं हो रही है, इम्बैलेंस बन गया। जब इम्बैलेंस बन गया तो बच्चा कोशिश करता है कि इस इम्बैलेंस को कम किया जाए, ये जो असंतुलन है इसे कम किया जाए। और ये जो असंतुलन है ये कम किया जाता है कैसे, कि जो भी इंसान है जिसके अंदर ये असंतुलन आया है वो फोकस करता है, अपनी अटेंशन को, अपना ध्यान केंद्रित करता है स्टिमुली के ऊपर, उस उत्तेजना के ऊपर जो ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, उस उत्तेजना के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो ये डिसइक्विलिब्रियम कॉज कर रही है, जो ये इस असंतुलन को पैदा कर रही है उत्तेजना, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है, पहला काम। दूसरा, एंड डेवलपिंग न्यू स्कीमा, और फिर नया स्कीमा डेवलप करता है, या अडेप्टिंग ओल्ड वंस अंटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड, या जो पुराने हैं उन्हीं को अडेप्ट करने की कोशिश करता है बार बार। मतलब पुरानी चीजों, पुराना जो स्कीमा है उन्हीं के अंदर उस नॉलेज को बार बार रखने की कोशिश करता है। एक बार यहां रखा, एक बार यहां रखा, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, अगर तो इनमें से कहीं फिट हो गई और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो गया, जो असंतुलन बना था वो संतुलन अगर बन गया तो फिट, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन अगर इनमें से कहीं फिट नहीं हुई तो क्या होगा, असंतुलन बना रहेगा, असंतुलन बना रहेगा तो उत्तेजना बनी रहेगी, उत्तेजना बनी रहेगी तो बच्चा उसके ऊपर फिर से फोकस करेगा, फिर से फोकस करेगा, फिर फोकस करके वो क्या करेगा, एक नया स्कीमा क्रिएट करेगा, और नया स्कीमा क्रिएट करके उस चीज को इसके अंदर सेट कर देगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब संतुलन बराबर हो गया, क्योंकि उत्तेजना अब खत्म हो गई। उत्तेजना खत्म हो गई तो माइंड को जो संकेत मिल रहा था इम्बैलेंस का वो भी खत्म हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग बैलेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। और ये जो बैलेंस बनाने का जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। अब देखिए कैसे होता है, असिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, ऊपर असिमिलेशन, नीचे अकोमोडेशन, और इनके बीच में होता है इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम, और फिर से आ जाता है अकोमोडेशन। फिर यही चीज ऐसे 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 इस तरह से ये चलती रहती है। ठीक है, बच्चा किसी चीज को आत्मसात करता है, ठीक है, आत्मसात करता है, उसको पुराने स्कीमा के अंदर रख के देखता है, सेट हो गई, ठीक है, इक्विलिब्रेशन बन गया, संतुलन बन गया। लेकिन कोई चीज देखी, वो न्यू सिचुएशन थी, न्यू सिचुएशन थी, असिमिलेट तो कर लिया, ज्ञान को ले तो लिया, सिचुएशन थी न्यू, तो क्या होगा, इम्बैलेंस बन जाएगा। इम्बैलेंस बन जाएगा तो क्या करेगा, या तो पुराने स्कीमा में चेंज करेगा जो कि अकोमोडेशन के अंदर होता है, या तो पुराने स्कीमा को चेंज करेगा। चेंज नहीं करेगा तो नया स्कीमा बनाएगा, और जब नया स्कीमा बन जाएगा तो जो है दोबारा से
इक्विलिब्रेशन हो जाएगा, संतुलन फिर से बन जाएगा और प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये चीजें चलती हैं। पियाजे पोस्टुलेटेड फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जो है स्टेजेस आई हैं। अब तक क्या थे? कंपोनेंट्स थे, जो उसने अपनी थियरी में कंपोनेंट्स पियाजे ने जो यूज की हैं, अब तक तो वो थे। अब जाके आई है आपकी स्टेजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस जो हैं वो अब जाके आई हैं। इसमें जेन पियाजे की एक बात और नहीं आई है। पियाजे की एक बात और नहीं आई है, उसे भी आप नोट कर लीजिए प्लीज। क्या है कि जो नेचुरल एक्टिविटीज विच एन इन्फेंट डज फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एज क्लोजिंग आईज, सकिंग, लुकिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड इनेट स्कीमास। कौन से स्कीमास? इनेट स्कीमास। इनेट स्कीमास। तो ये इनेट स्कीमास क्या है? जन्म से ही बच्चा जो नेचुरल, जो इनेट, स्वाभाविक जो क्रियाएं करता है, जैसे पलकों को झपकाना, किसी भी चीज को सक करना, चूसना उस चीज को, या लुकिंग, देखना चीजों को, तो ये सब किसमें आते हैं? ये इनेट स्कीमाज में आते हैं, यानी स्वाभाविक स्कीमा है ये पहले से ही बच्चे के अंदर होते हैं। ठीक है, अब देखिए पियाजे ने जो 4 ये थियरीज, सॉरी स्टेजेस जो हैं वो दी हैं। ये चारों थियरीज कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, पहली थियरी क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। इसे क्या कहेंगे? संवेदी पेशीय, मांसपेशी संबंधित पेशीय अवस्था। स्टेज तो आप समझते ही होंगे। संवेदी यानी इसमें संवेदना होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो सेंसरी जो मोटर स्टेज होती है, यानी इसमें संवेदना भरी होती है। ठीक है, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? पूर्व, प्री माने पूर्व, पूर्व संक्रियात्मक, ऑपरेशनल संक्रियात्मक अवस्था। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। हिंदी से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि ये क्या अवस्था होती है, क्या नहीं होती है, कोई फायदा भी नहीं होगा। हमें क्या समझना है कि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, प्री ऑपरेशनल क्या होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल क्या होती है, और ऑब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। ये है सेंसरी, जो जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे में होती हैं। सेंसरी, संवेदी, संवेदनात्मक। ठीक है, फिर उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर ये होती हैं। फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल के बच्चे के अंदर आ जाती है। और फिर होती है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से लेके और आगे अडल्टहुड तक ये चीजें चलती हैं। मतलब अडल्टहुड से ही मान लीजिए आप, अडल्टहुड या अडोलसेंस से लेके और फिर आगे सारी लाइफ ये जो है चलती ही रहती है। अडल्टहुड या एडोलसेंस से लेके डेथ तक, डेथ तक। ठीक है, वहां तक ये चीजें चलती हैं। अब इन स्टेजेस को जो है नीचे पियाजे ने डिस्कस किया है। 4 स्टेजेस उसने बताई थी, सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल और एक एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सेंसरी मोटर स्टेज है, बर्थ टू 2 years इसका टाइम है। इसको एक बार देखते हैं। ड्यूरिंग पियाजेज सेंसरी मोटर स्टेज, birth to age 2, infants and
toddlers learn by doing and use reflexes which they got by birth, like looking, hearing, touching, grasping and sucking. इसमें क्या बताया है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल शिशु अवस्था में होते हैं, या टोडलर्स जो थोड़े से उससे बड़े हो जाते हैं, टोडलर, तो वो क्या करते हैं इस एज के दौरान, इस अवस्था के दौरान वो करके सीखते हैं, मतलब कोई काम करेंगे फिर वो सीखेंगे, ठीक है। लर्न बाय डूइंग पहला काम। दूसरा, वो अपने रिफ्लेक्सेस से सीखते हैं। रिफ्लेक्सेस किस तरह के, जैसे लुकिंग हो गया, हियरिंग हो गया, टचिंग हो गया, ग्रास्पिंग हो गया और सकिंग हो गया। मीन्स जो वो जन्म से ही उनको मिले हुए जो रिफ्लेक्सेस हैं उनसे वो सीखते हैं। दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय यूज ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। ये जो स्टेज है इसको क्या चीज मार्क करती है? सेंसरी जो स्टेज है या सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं वो इस चीज को मार्क करते हैं, यानी प्रभुत्व उन चीजों का है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सिंपल लर्निंग स्टार्ट्स बट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू थिंक एट दिस स्टेज। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि इस स्टेज के अंदर लर्निंग तो स्टार्ट हो जाती है लेकिन बच्चा अभी सोचता नहीं है कुछ भी। चाइल्ड इज नॉट एबल टू थिंक एट दिस स्टेज, उसमें थिंकिंग नहीं आई है। लर्निंग स्टार्ट हो गई है बट थिंकिंग इज स्टिल नॉट देयर। The learning process appears to begin with coordinating movements of the body with incoming sensory data. क्या होता है? जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरह प्रतीत होता है, शुरू हुआ प्रतीत होता है किसके साथ? जो कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स हैं बॉडी के कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स का यहाँ क्या अर्थ है? भाई आप बच्चे की तरफ ऐसे करोगे तो वो आंखों को बंद कर लेगा, झपकाएगा, पलकें झपकाएगा, तो वो कोऑर्डिनेटिंग है, मतलब उस चीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। किस चीज के साथ? कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी विद इनकमिंग सेंसरी डाटा। सेंसेस से जो डाटा उनके माइंड में जा रहा है उसके साथ बॉडी का क्या मतलब कोऑर्डिनेट करती है, बॉडी क्या सहयोग करके क्या मूवमेंट करती है, वो चीज यहां पर स्टार्ट हो जाती है। एज इन्फेंट्स इंटेंशनली अटेम्प्ट टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें ये एक बट नेचुरल चीज होती है कि वो अटेम्प्ट करते हैं इंटरेक्ट करने की, मतलब एक आपस में तालमेल बनाने की, आपस में एक दूसरे से जुड़ने की। किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ। इन्फेंट्स लर्न दैट सर्टेन एक्शंस लीड टू स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस। एनवायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, संपर्क बनाते हैं जान पूछकर बच्चे, और फिर उनको मतलब पता लगता है इन्फेंट्स को कि कुछ पर्टिकुलर एक्शंस हैं जो स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म देते हैं, यानी कुछ खास उनके परिणाम निकलते हैं। These experiences are the beginning of the infant's understanding of cause and effect relationship. जो cause and effect relationship है उसको ये यहां पर सीखना स्टार्ट कर देते हैं। cause and effect relationship यानी जो कार्य प्रभाव का संबंध है, इस स्टेज में क्या होता है, वो बच्चा डेवलप कर लेता है प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी। प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी यहां पर अटेन कर लेता है बच्चा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो आया था हमारा, कार्य प्रभाव संबंध, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य प्रभाव संबंध, तो वो यहां पर जो है बच्चे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। या आप इसमें ये भी कह सकते हो कि इस स्टेज के अंदर क्या हो जाता है, बच्चे डेवलप कर लेते हैं प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी। प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलिए आगे देखते हैं इसी को। आगे इसने कहा है ऑब्जेक्ट परमानेंस और द नॉलेज दैट out of sight object still exist is not present in initial phase of this stage but may begin to appear at about month 9 as infants search for objects that are hidden from view. क्या होता है,
जो स्टार्टिंग होती है इस स्टेज की, उस स्टार्टिंग की स्टेज के अंदर बच्चों में ये सेंस नहीं होती, ये समझ नहीं होती कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो है, और जो नहीं दिखाई दे रही है, मान लीजिए वो चीज फिर छुप गई, तो वो अब भी मतलब एग्जिस्टेंस में है, वो खत्म नहीं हुई है वो चीज। लेकिन ये समझ बच्चों में स्टार्टिंग में नहीं होती। ये कब आती है? ये आती है 9 मंथ के आसपास। कौन सी बोलते हैं इस सेंस को? ऑब्जेक्ट परमानेंस की सेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की सेंस कब आती है? 9 महीने के आसपास जो है बच्चे में आ जाती है। फिर कैसे पता लगता है? पता लगता है कि बच्चा जो है, जो चीजें उसके व्यू से दूर हैं, जो उसको दिखाई नहीं दे रही, बच्चा उनको ढूंढने की कोशिश करता है। पियाजे conducted blanket and ball study to provide evidence for emergence of object permanence। ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो उनकी थियरी थी, उसको ये दिखाने के लिए कि भाई ये इमर्ज करती है, ये उपस्थित होती है बच्चे में, उसके लिए वो क्या कंडक्ट करते हैं? एक स्टडी कंडक्ट करते हैं, ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी। ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी किसके लिए कंडक्ट की गई पियाजे के द्वारा? ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए। ठीक है, इसको ये प्रूव करने के लिए कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है 9 महीने के आसपास, तो उन्होंने ब्लैंकेट एंड बॉल थियरी या बॉल स्टडी का एक वो किया था प्रयोग, और उससे ये बात साबित होती है। ड्यूरिंग मंथ्स 18 थ्रू 24, 18 से जो 24 महीने की एज है उसके अंदर टोडलर्स बिगिन टू एग्जिबिट रिप्रेजेंटेशनल यानी सिंबॉलिक थॉट। वो क्या एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या दिखाना स्टार्ट कर देते हैं? रिप्रेजेंटेशनल या सिंबॉलिक जो थॉट होते हैं उनको बच्चे एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। कितने टाइम में? वो टाइम है 18 से 24 महीने का जो समय है, उस समय के दौरान ये इस चीज को एग्जिबिट करना यानी प्रदर्शित करना स्टार्ट कर देते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट they have started to internalize symbols as objects। ये दिखाते हुए कि उन्होंने इंटरनलाइज करना स्टार्ट कर दिया है, अंदर अपने लेना स्टार्ट कर दिया, ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया है, किनको? सिंबल्स को, एज ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के रूप में, सच एज पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। मतलब अलग अलग सिंबल्स बनते हैं उनके लिए, लोगों के अलग सिंबल हैं, प्लेसेस के अलग सिंबल हैं, चीजों के अलग अलग सिंबल हैं, और उनको वो इंटरनलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं इस एज में आके। द चाइल्ड एट दिस स्टेज फॉर इंस्टेंस यूजेस वर्ड्स टू रिफर टू स्पेसिफिक आइटम्स। भाई इंटरनलाइज करना स्टार्ट कर दिया और इस स्टेज में आके वो कुछ स्पेसिफिक जो आइटम्स होते हैं उनके लिए वर्ड्स मतलब यूज करना स्टार्ट कर देता है। इमेजेस उसने ऑब्जेक्ट्स की बना के अपने माइंड में सेट कर ली और अब उनके लिए वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, सच एज मिल्क, डॉग, पापा, मामा। मतलब इस तरह के कुछ शब्द जो है बच्चा यूज करना स्टार्ट करता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं इसको। इस स्टेज के अंदर जो टाइम दिया है पियाजे ने वो 2 से 7 साल का। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन इंक्रीज देयर यूज ऑफ लैंग्वेज एंड अदर सिंबल्स। इस स्टेज में बच्चे किस चीज को डेवलप करते हैं? यूज ऑफ लैंग्वेज एंड अदर सिंबल्स, देयर इमिटेशन ऑफ अडल्ट बिहेवियर्स एंड देयर प्ले। और किसका वो प्रयोग करते हैं? इमिटेशन का, अडल्ट बिहेवियर के इमिटेशन का, यानी उसको बार बार इमिटेट करना, बार बार उसको जैसा मतलब अडल्ट कर रहे हैं उसी तरह से करना। एंड देयर प्ले, और जो उनके प्ले होते हैं, जो खेल होते हैं उनके, उन चीजों को जो है यहां पर बच्चे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। यंग चिल्ड्रन डेवलप ए फैसिनेशन विद वर्ड्स। जो यंग चिल्ड्रन हैं 2 से 7 साल की अवस्था में होता है ये, कि दे डेवलप ए फैसिनेशन विद वर्ड्स, बोथ गुड एंड बैड लैंग्वेज। उस चीज से उनको कोई लेना देना नहीं है कि ये अच्छा वर्ड है या बुरा वर्ड है, उनको जस्ट वर्ड्स से एक फैसिनेशन हो जाता है, एक लगाव सा हो जाता है। तो बच्चों को वर्ड्स से लगाव कब, किस अवस्था में होता है? सेकंड स्टेज में, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और इसका समय है 2 साल से 7 साल। ये हो गया था। They also possess a tendency to ask variety of questions। और इसी अवस्था में उनके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछने की, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो प्ले गेम्स ऑफ मेक बिलीव
बच्चे मेक बिलीव का जो है ना वो गेम भी खेलते हैं, यूजिंग एन एम्प्टी बॉक्स एज अ कार। मेक बिलीव मतलब उस चीज को मान लो, लाइक दैट। तो एक एम्प्टी बॉक्स को कार बनाकर खेलना। प्लेइंग फैमिली विद सिबलिंग्स, फैमिली गेम जो होता है, जैसे भाई तू ये बन जा, तू ये बन जा, तू ये बन जा, लाइक दैट। जो सिबलिंग्स हैं अपने भाई बहन, उनके साथ ये चीज, इस तरह के गेम खेलना, इसमें भी मानते ही हैं वो। एंड नर्चरिंग इमेजिनरी फ्रेंडशिप, और इस स्टेज के अंदर वो इमेजिनरी फ्रेंडशिप को भी पोषित करना स्टार्ट कर देते हैं, नर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी बच्चों के माइंड में ये एक इमेजिनरी फ्रेंडशिप जो है वो उभरना स्टार्ट हो जाती है। ही यूज्ड द टर्म ऑपरेशनल टू रिफर टू रिवर्सिबल एबिलिटीज दैट चिल्ड्रन हैड नॉट येट डेवलप्ड। ऑपरेशनल कौन सी? ऑपरेशनल किसके लिए यूज किया है पियाजे ने? ऑपरेशनल यूज किया है रिवर्सिबल एबिलिटीज को। रिवर्सिबल एबिलिटीज का उसने कैसे एग्जांपल दिया है, देखिए। मान लीजिए हम बच्चे को कहते हैं बेटा कि 3+3 इज इक्वल टू 6। तो बच्चा जो है वो अपने आप ये नहीं कर सकता कि 6 - 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, मतलब रिवर्स नहीं कर सकता इन चीजों को। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो ऐसी स्टेज है जिसके अंदर जो रिवर्सिबल एक्शंस हैं, जो रिवर्सिबल एबिलिटीज हैं, वो नहीं आई होती हैं, उससे पहले की ये स्टेज होती है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे मेक यूज ऑफ मैजिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन देयर ओन सेंसरी एंड परसेप्चुअल एबिलिटीज एंड आर इजीली मिसलेड। इस स्टेज के अंदर बच्चे क्या करते हैं, वो मैजिकल थिंकिंग यूज करते हैं अपनी, मतलब जादुई एक तरह से। बेस्ड ऑन देयर ओन सेंसरी, उनकी खुद की जो सेंसेस होती हैं उसके ऊपर ये बेस्ड होती है। और परसेप्चुअल एबिलिटीज, जो परसेप्चुअल एबिलिटीज होती हैं, जैसे वो होती हैं अवधारणात्मक, मतलब अवधारणा बना लेना किसी चीज की, परसेप्शन बना लेना कि भाई हाँ ये चीज ऐसे है। मतलब बच्चा जो है वो अपने दिमाग से ही अपनी जादुई जो सोच है उसी से चलता रहता है, जो उसकी सेंसेस और परसेप्चुअल एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड होती है। एंड आर इजीली मिसलेड, और इसीलिए वो मिसलीड कर दिए जाते हैं बहुत इजीली, मतलब धोखा खा जाते हैं बच्चे। चिल्ड्रन एंगेज इन मैजिकल थिंकिंग फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए बच्चे जो मैजिकल थिंकिंग में एंगेज होते हैं वो करते हैं while speaking with their parents on the telephone and then asking for a gift, expecting it to arrive via the telephone। मतलब देखिए उनकी मैजिकल थिंकिंग क्या है। यहां बच्चा है, ठीक है, यहां पेरेंट्स हैं, बहुत दूर दूर ही, ये टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अपने अपने मतलब फोन से बात कर रहे हैं। इधर से बच्चा कर रहा है, उधर से पेरेंट। अब बच्चा कहता है कि भाई आप जो है ना मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आना है। पेरेंट्स उसको कह भी देते हैं ठीक है भाई मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊंगा। तो बच्चे को लगता है कि ये गिफ्ट अभी आ जाएगा फोन के अंदर से। तो ये मैजिकल थिंकिंग है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं वो अपनी मैजिकल थिंकिंग इस एज में यूज करते हैं। आगे इसने कहा है, पियाजे ऑल्सो डिस्क्राइब्ड द pre-operational stage in terms of what children cannot do। किस टर्म में? बच्चे क्या नहीं कर सकते, इस चीज को भी समझ के उसने प्री ऑपरेशनल स्टेज को जो है डिस्क्राइब किया है। He explained that children of this stage cannot think reversibly, उल्टा नहीं सोच सकते वो। In other words, there is presence of irreversibility of thoughts। मतलब किस चीज की प्रेजेंस होती है? irreversibility of thoughts। थॉट्स irreversible होते हैं, मतलब उल्टे ना होने वाले थॉट्स की प्रेजेंस इस अवस्था में होती है। बाय रिवर्सिबल से पियाजे रिफर्ड टू मेंटल और फिजिकल एक्शंस
जो रिवर्सिबल वर्ड उसने यूज किया है उससे वो क्या रिफर करना चाहता है, किस चीज को संदर्भित करना चाहता है? वो संदर्भित करना चाहता है मेंटल और फिजिकल एक्शंस को दैट कैन गो बैक एंड फोर्थ, मीनिंग दैट दे कैन अकर इन मोर देन वन वे और डायरेक्शन। यानी वो कहता है कि ऐसे मेंटल और फिजिकल एक्शंस जो आगे भी जा सकते हैं और वापस उसी तरह से पीछे भी आ सकते हैं, ठीक है, ये बच्चे में इस टाइम पे नहीं होता। यानी दे कैन अकर इन मोर देन वन वे और डायरेक्शन, एक तरीके की बजाय उससे ज्यादा तरीकों से या उससे ज्यादा डायरेक्शंस में वो काम हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, एडिंग 3 + 3 इज इक्वल टू 6 एंड सबट्रैक्टिंग 6 - 3 इज इक्वल टू 3 आर एग्जांपल्स। रिवर्सिबल एक्शन है, लेकिन ये इस स्टेज में बच्चों में नहीं होता। इस स्टेज में क्या होती है? इरिवर्सिबल थॉट्स होते हैं। कौन से स्टेज में? जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंदर इस चीज का ध्यान रखना है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज। एग्जांपल 3 + 3 इज इक्वल टू 6 एंड 6 - 3 इज इक्वल टू 3। ये किसका एग्जांपल है? इरिवर्सिबल थिंकिंग का। Piaget believed that preschoolers' cognitive abilities are limited by ecocentrism। जो उनका इकोसेंट्रिज्म होता है, जो उनका अहमवाद होता है, उस चीज से उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो लिमिटेड होती हैं इकोसेंट्रिज्म की वजह से। द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन their own point of view and the point of view of others। जो इकोसेंट्रिज्म है उसका इसने एग्जांपल दिया है। इकोसेंट्रिज्म क्या होता है? इकोसेंट्रिज्म का मतलब है, मतलब अहमवाद, अपने आप को ही मतलब ठीक मानना। तीन थे ना, तीन चीजें हमने की थी। इड किया था, ईगो किया था और सुपर ईगो किया था, ठीक है। इड तो मतलब उसे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, लेकिन ईगो डिसाइड करती है किस तरह से चाहिए, ठीक गलत वो थोड़ा बहुत ये डिसाइड करती है, मतलब वो अपना दिमाग लगाता है। लेकिन सुपर ईगो का क्या काम होता है कि वो ईगो को डायरेक्ट करता है सही तरीके से काम करने के लिए, वरना ईगो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ भिड़ा देगा कि इड की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी अगर सुपर ईगो ना हो तो सुपर ईगो इसको सही रास्ता चुनने की बात करता है। तो ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म होता है कि बच्चा अपने आप को ही सही मानता है और वो उसके अंदर इनेबिलिटी होती है डिस्टिंग्विश करने की बिटवीन देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। अपने मत और दूसरों के जो मत होते हैं उनके बीच में इस अवस्था में बच्चा कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता, वो मतलब उनको अलग अलग नहीं कर पाता। Piaget also believed that pre-operational children cannot comprehend कंजर्वेशन। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसके अंदर बच्चे कंजर्वेशन को यानी स्थिरता को, स्थिरता जो कंजर्वेशन होती है स्थिरता को या संरक्षण भी इसको आप कह सकते हो, उसको बच्चा इस स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं समझता, स्थिरता या संरक्षण को नहीं समझता है वो। और द कॉन्सेप्ट दैट physical properties remain constant even as appearance and form change। या ये जो कंजर्वेशन है ये किससे संबंधित है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन? ये कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट, वो वही रहती हैं इवन एज अपीयरेंस एंड फॉर्म चेंज, चाहे अपीयरेंस और फॉर्म चेंज भले ही क्यों ना हो जाए, इसे कंजर्वेशन कहा जाता है। अब देखिए ये जो कंजर्वेशन का आइडिया है ये कैसे है, वो क्या कहता है, क्या एबिलिटी नहीं होती कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन को नहीं समझ पाते वो। मान लीजिए वो एग्जांपल देता है, दो बॉल्स हैं, ठीक है, सेम क्ले की या किसी चीज की भी इस तरह की दो बॉल्स बना ली, आटे की बना ली या किसी तरह भी। अब क्या किया, एक बॉल उतनी ही छोड़ दी लेकिन दूसरी बॉल को चपटा दबा दबा के बड़ा कर दिया या लंबा कर दिया, लाइक दैट, रोलर टाइप में। तो बच्चा क्या मानेगा कि जो लंबी बॉल की गई है, मान लीजिए इस तरह से रोलर टाइप में बॉल को लंबा कर दिया, इसकी थी क्ले की बॉल थी,
उसको लंबा कर दिया, तो बच्चा क्या मानेगा, ये बड़ी है, मतलब इसमें क्ले ज्यादा है, इसमें क्ले कम है। क्यों मानेगा, क्योंकि वो कंजर्वेशन का जो आइडिया है उसको नहीं समझ पा रहा है। जो कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम ही रहती हैं, चाहे अपीयरेंस और फॉर्म चेंज ही क्यों ना हो जाए। फिर जैसे उसने बीकर का भी एग्जांपल दिया है पियाजे ने, तो आगे देखिए, these children have trouble understanding that the same amount of liquid poured into containers of different shapes remain the same. इन बच्चों को यह समझने में प्रॉब्लम होती है कि जो सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है, मान लीजिए एक ये बीकर है, ठीक है, अब इस बीकर का माप बना लिया, इतना लिक्विड ले लिया, और ये जो है एक तो इतना ऐसा बीकर है चौड़ा, और एक बीकर है लंबा, ठीक है, यानी एक बीकर की चौड़ाई इस बीकर से ज्यादा है और एक बीकर की चौड़ाई इस बीकर से कम है। तो क्या होगा, इसमें जितना लिक्विड भरा हुआ है इसमें तो वो कम तक जाएगा, नीचे रह जाएगा, और इसके अंदर वो ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चा जो है इसी चीज को नहीं समझ पाता कि सेम अमाउंट डाला तो इसमें कम क्यों हो गया और उसमें ज्यादा क्यों हो गया, और इसी को कहते हैं कंजर्वेशन। कि कंजर्वेशन को वो समझ ही नहीं पाता है इस स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज है ये, प्री ऑपरेशनल। आगे poured in containers of different shapes remain same. According to Piaget के according, when children develop the cognitive capacity to conserve around age 7, ये कंजर्वेशन की कैपेबिलिटी कब आती है बच्चों में, एट द एज ऑफ 7, नियर अबाउट, अराउंड कहा है इसने। चिल्ड्रन मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कंक्रीट ऑपरेशंस। जब बच्चों के अंदर लगभग 7 साल की एज में ये कंजर्वेशन वाली जो क्वालिटी है, कैपेसिटी है, वो आ जाती है, व्हेन चिल्ड्रन डेवलप द cognitive capacity to conserve, they move towards the next stage of development, and that stage is concrete operational stage. Some examples of conservation experiments conducted by Piaget are, जो कंजर्वेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कुछ, उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो पियाजे ने किए थे। वो देखिए कैसे, नंबर, जैसे नंबर की बात आ गई। अब देखिए नंबर की बात क्या कही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन बिल्कुल सेम नीचे नीचे हैं, ठीक है। अब क्या मानेगा, ये तो इनिशियल सिचुएशन उसने दी, अब बच्चा बराबर मानेगा, लेकिन जैसे ये 5 कर दी, ये भी 5 कर दी, 5 ये हैं और 5 ही ये हैं, लेकिन गैप जो है, इनमें गैप कम है, इनमें गैप बढ़ा दिया, तो बच्चा मानेगा कि इसमें ज्यादा है, ठीक है। बच्चा ये चीज मान के चलता है कि इसमें ज्यादा है। फिर उसने लिक्विड का किया इसी तरह से। लिक्विड का कैसे कर रखा है वो देखिए, ये रहा लिक्विड का। लिक्विड वाले में क्या कर रखा है भाई, ए है बी है, ठीक है, ए बी दोनों है। अब सेम लिक्विड है दोनों में बराबर का, इसने क्या किया, इस वाले के लिक्विड को, बी वाले के लिक्विड को इसके अंदर डाल दिया। जब इसके अंदर डाल दिया तो ये यहां तक फिल हो गया, ठीक है, जैसे ये इसमें फिल हुआ है। अब इसको बच्चे को, मतलब अगर सिर्फ यही दिखाया जाए, ये वाले दोनों बीकर ना दिखा के सिर्फ ये वाला बीकर दिखाया जाए, तो बच्चा कहेगा इससे इसमें ज्यादा है, इससे इसमें ज्यादा है, ठीक है। और जब उसी बीकर में वापस डाला जाएगा तो बराबर आएगा। तो बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता है कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फिर उसने जैसे मास का किया, वो मास का मैं बता ही चुका हूं आपको भाई, एक बोल ये, एक बोल ये, दोनों बोल सेम साइज की, एक बोल को रखा उसी पोजीशन में, दूसरी बोल को कर दिया रोलर टाइप, या जो क्या बोलते हैं उसको, बेलन जैसा, बेलन के आकार का, मतलब उस टाइप का इसने सिलेंडर टाइप बना दिया। तो अब क्या होगा, बच्चा मानेगा कि इसमें अमाउंट ज्यादा है, इसमें अमाउंट कम है। तो ये किस वजह से है, क्योंकि उसको ज्यादा बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है। तो ये कुछ उसने, पियाजे ने अपनी कुछ थियरीज जो है वो की हैं। अब आगे क्या कहता है वो देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सिचुएशंस, इन सिचुएशंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, इज
परसेप्शन बाउंड, वो परसेप्शन बाउंड होती है। चाइल्ड इज ड्रॉन बाय चेंजेस in the appearance of the materials to conclude that a change has occurred. अब बच्चों के साथ क्या होता है, drawn by changes in the appearance, मतलब उसके ऊपर प्रभाव डालती है जो अपीयरेंस में चेंज आ गया मटेरियल की, वो उस बच्चे के मतलब सोच पे प्रभाव डालती है। टू कंक्लूड, ये निष्कर्ष निकालने के लिए, दैट ए चेंज हैज अकर्ड, कि एक चेंज हुआ है। थिंकिंग इज सेंटर्ड ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, जो बच्चे की थिंकिंग है वो सिचुएशन के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के ऊपर सेंटर्ड होके रह जाती है, रुक जाती है, वहीं पर अटकी रहती है। चाइल्ड नोटिसेस चेंज इन लेवल ऑफ वाटर इन लेंथ ऑफ क्ले without noticing that other aspect of the situation have changed simultaneously। मतलब बच्चा जो है वो सिर्फ लेवल पे, पानी के लेवल पे, या जो क्ले की लेंथ है बॉल से, ये देखिए मैं समझाता हूं, इसको ऊपर देखते हैं। अब इसी तरह की बॉल दूसरी थी, बॉल से ये सिलेंडर टाइप चीज बना ली, ठीक है। तो बच्चे को क्या लगता है, बच्चे के माइंड में ये सेट रहता है, वो एक चीज को तो देख लेता है कि भाई साइज बदल गया या लेवल बदल गया, शेप बदल गई, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट को वो नहीं देखता है। दूसरा एस्पेक्ट कौन सा, कि इसने कितना मतलब स्पेस घेर रखा है, किस तरह घेर रखा है, और इसने कितना स्पेस घेर रखा है, या ये चीज की बनावट कैसी है और इसकी बनावट कैसी है। एक तरह से आप ये मान के चलें कि आयतन वाली जो चीज है उसको बच्चा नहीं पकड़ पाता है, कि दोनों का अगर आयतन देखा जाएगा तो वो सेम आएगा। मान लीजिए जैसे ये और ये, इसको और इसको अगर पानी के भरे हुए एक टब में, एक बीकर में हम डुबा देंगे तो पानी तो इक्वल ही बाहर निकलेगा ना। तो उस चीज को बच्चा मतलब समझ ही नहीं पाता है। बीकर वाले आप सोच के देख लो, जैसे छोटे बीकर का पानी जब एक पतले और लंबे बीकर में डलता है तो लेवल बढ़ जाता है। लेवल पर तो बच्चे का ध्यान चला गया कि भाई लेवल बढ़ गया, लेकिन उसने ये तो नहीं देखा ना कि लेंथ विड्थ जो थी बीकर की वो भी तो कम हुई है। तो दूसरे एस्पेक्ट पे बच्चा सोचता ही नहीं है। यहां पर विड्थ ज्यादा है, विड्थ कम हो गई, लेंथ बढ़ गई, तो इस चीज के ऊपर बच्चा ध्यान देता ही नहीं है। चलिए आगे कहता है, हाँ, थिंकिंग इज फोकस्ड ऑन स्टेट्स रादर देन ऑन ट्रांसफॉर्मेशंस। थिंकिंग कहां फोकस होकर रह जाती है, स्टेट्स पे, कि अवस्था कैसी है, ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं, कि इसी चीज से तो ये अवस्था बनी है। चाइल्ड फेल्स टू ट्रैक व्हाट हैज हैपेंड टू द मटेरियल एंड सिंपली मेक्स एन इंट्यूटिव जजमेंट। बच्चा जो है वो इस चीज को ट्रैक करने में, इस चीज को फॉलो करने में कि क्या हुआ है मटेरियल के साथ, क्या हुआ है, उस चीज को मतलब ट्रैक करने में, पकड़ने में, कैच करने में फेल हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, एक इंट्यूटिव जजमेंट बना लेता है। इंट्यूटिव जजमेंट का मतलब आप कह सकते हो सहज ज्ञान, सहज ज्ञान से संबंधित जो जजमेंट होता है, मतलब एक सहज ज्ञान उसका है, उसी को वो जो है कैच कर लेगा। ऑन इंट्यूटिव जजमेंट बेस्ड ऑन हाउ दे अपीयर नाउ, मतलब क्या है, एक चीज पे फोकस रखेगा कि अब कैसे दिख रहे हैं। वो इस चीज पे फोकस नहीं रखता कि ये चीज उसी से ट्रांसफर हुई है, उसी से ट्रांसफॉर्म करके ये चीज बनाई गई है, उस एस्पेक्ट पे बच्चा ध्यान नहीं देता है। थिंकिंग इज इरिवर्सिबल इन that the child cannot appreciate that a reverse transformation would return the material to its original state। अब पियाजे क्या इससे प्रूव करना चाहता है कि थिंकिंग जो है बच्चे की वो इरिवर्सिबल होती है यहां पर, और इसी इरिवर्सिबल थिंकिंग की वजह से बच्चा ये सोच ही नहीं पाता कि अगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इस गोल से जो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हुई है, अगर दोबारा से रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दी जाए, यानी इस सिलेंडर टाइप से अगर इसको एक बॉल टाइप बनाया जाए तो वापस वही चीज बनेगी। इस चीज के ऊपर जो है बच्चा ध्यान दे ही नहीं पाता है।
Reversibility is a crucial aspect of the logical thought of later stages. जो रिवर्सिबिलिटी है वो एक क्रूशियल एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? लॉजिकल यानी ऑपरेशनल, लॉजिकल थॉट ऑफ लेटर स्टेजेस, जो बाद में आने वाली स्टेजेस हैं उनका जो ऑपरेशनल या लॉजिकल जो थॉट है उसका एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्या? रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी जो है वो जरूर आ जानी चाहिए इस स्टेज के एंड तक। ड्यू टू प्री ऑपरेशनल ईगोसेंट्रिज्म, चाइल्ड कैन ओनली एप्रिसिएट वन पर्सपेक्टिव ऑन ए सिचुएशन। जो ईगोसेंट्रिज्म है उसकी वजह से बच्चा सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव को, सिचुएशन के एक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखेगा, उसी को एप्रिसिएट करेगा, उसी को मानेगा। हर ऑन उसका खुद का, मतलब बच्चे का खुद का जो कंसेप्ट होगा, जो पर्सपेक्टिव होगा, उसी को वो एंटरटेन करेगा, उसी को एप्रिसिएट करेगा। पियाजे devised 3 mountains task to test children's अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सपेक्टिव। जो पर्सपेक्टिव का मतलब संभावना या स्वरूप का जो है वो जो कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए उसने 3 माउंटेन वाला एक टास्क बनाया। अब वो 3 माउंटेन वाला टास्क देखिए कैसे क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है। जैसे ये बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ये बच्चे बैठे हैं दो, एक ये माउंटेन है यहां, एक ये इस तरह से है, एक ये इस तरह से है, ठीक। तो उस चीज को समझाने के लिए उसने क्या कहा है कि अब बच्चों से क्या किया जाए, इस बच्चे को 4 जो है पिक्चर्स दिखाई जाए। जो ईगोसेंट्रिज्म है देखिए उसकी वो एग्जांपल दे रहा है, मतलब दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो बच्चा समझेगा ही नहीं। 4 पिक्चर्स इसको दिखाई जाए, 4 पिक्चर्स इसको दिखाई जाए। कैसी? एक इस तरफ से ली हुई, एक इस तरफ से ली हुई, एक इस तरफ से ली हुई और एक इस तरफ से ली हुई। ये चारों पिक्चर्स दोनों बच्चों को दिखाई जाए। तो ये जो बच्चा है, जब इससे ये पूछा जाए कि ये जो सामने वाला बच्चा है इसको ये चीज कैसी दिखाई दे रही होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बच्चा उसी पिक्चर को सिलेक्ट करेगा जो पिक्चर इसके एंगल से ली गई है। इधर से जो पिक्चर ली गई है उसी को सिलेक्ट करेगा। हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो जब इससे पूछा जाएगा तो ये ए वाली पिक्चर को सिलेक्ट करेगा, ये नहीं देखेगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचने की कोशिश ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर है। जब इससे पूछा जाएगा तो ये पिक्चर नंबर सी को ही सिलेक्ट करेगा। ये बच्चा क्या कहेगा कि उसको भी ऐसा ही दिखाई देता होगा। क्यों? क्योंकि ये ईगोसेंट्रिज्म है इस बच्चे के अंदर, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही सही मानता है। ये मानता है कि दूसरा भी मतलब वैसा ही सोचेगा और ऐसा ही होना चाहिए। तो ये चीज पियाजे ने जो है डेवलप की थी एक तरह से। ये थियरी पियाजे ने या ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। चाइल्ड व्यूज ए मॉडल ऑफ 3 mountains from one side and is asked to determine what another person sitting on other side of the model can see by choosing from 4 pictures of different sides of model। वही बात है कि 3 माउंटेन हैं, ठीक है, और चाइल्ड व्यूज ए मॉडल, एक मॉडल को देखता है जिसमें 3 माउंटेन हैं एक साइड से। फिर उससे पूछा जाता है कि जो दूसरा आदमी है जो इस तरफ बैठा है, मान लीजिए इस बच्चे से पूछना है, जो इस तरफ बैठा है सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द मॉडल, वो किस तरह से देख सकता है इस चीज को। तो उसको क्या करना होता है ये बताने के लिए कि किस तरह का दिखाई देता है उसको, उसे 4 पिक्चर्स में से जो डिफरेंट साइड से ली गई है मॉडल की, चारों साइड से, उनमें से चारों में से एक पिक्चर को सिलेक्ट करना होता है। प्री ऑपरेशनल चाइल्ड चूजेस पिक्चर शोइंग ऑन व्यू ऑफ मॉडल। प्री ऑपरेशनल स्टेज वाला जो बच्चा है वो कौन से पिक्चर को सिलेक्ट करेगा? जो उसका खुद का व्यू है, जहां से उसे खुद से दिखाई दे रहा है, जैसा उसे खुद दिखाई दे रहा है वैसा ही वो सिलेक्ट करेगा। पियाजे कंसिडर्ड दिस response as an important indicator of presence of ecocentrism in pre-operational stage। तो पियाजे इस चीज को क्या मानता है कि एक ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इंपॉर्टेंट संकेत है इस चीज का
कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे में इकोसेंट्रिज्म उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मैं आपको बताना भूल गया, जो प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है जो अभी चली हुई है, तो ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसको अभी हम कर रहे हैं, इसे आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये इस बुक में जो है दिया नहीं हुआ है। तो वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, पहला है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, ठीक है। और इसकी दूसरी जो डिवाइड किया जा सकता है वो है इंट्यूटिव पीरियड और प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। जो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड रहता है ये रहता है 2 से 4 साल तक, और ये जो रहता है इंट्यूटिव पीरियड ये रहता है 4 से 7 साल तक। तो हमने अभी मतलब जो सेकंड स्टेज की थी, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज की थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और दूसरा है इंट्यूटिव पीरियड। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब तीसरी जो स्टेज है जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। कॉन्क्रीट मतलब जो इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो टाइम लिमिट है वो है 7 से 11 साल। Piaget noted that children's thinking process changed significantly during the concrete operational stage। तो ये बात ध्यान रखनी है कि चिल्ड्रन की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सिग्निफिकेंटली, बहुत जबरदस्त तरीके से कौन सी स्टेज में डेवलप होता है। वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच पीरियड और इन विच स्टेट द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस चेंज सिग्निफिकेंटली। तो वो आपको चारों स्टेजेस दे सकता है। चारों में से हमें ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये सिलेक्ट करनी है। स्कूल एज चिल्ड्रन कैन एंगेज इन क्लासिफिकेशन। जो स्कूल एज चिल्ड्रन है वो क्लासिफिकेशन में एंगेज हो सकते हैं। और द एबिलिटी टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू फीचर्स, या उनके अंदर क्या एबिलिटी आ सकती है कि वो ग्रुप बनाएं अकॉर्डिंग टू फीचर्स। एंड सीरियल ऑर्डरिंग, और सीरियल ऑर्डरिंग भी उनके अंदर आ सकता है। और द एबिलिटी टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू लॉजिकल प्रोग्रेशन, या वो ग्रुप बना लें किसके अकॉर्डिंग? लॉजिकल प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग। दीज चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहां पर जो बच्चे हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना स्टार्ट कर देते हैं। एंड बिकम अडेप्ट एट मैथमेटिक्स एंड साइंस, और वो किसमें अडेप्ट हो जाते हैं, किसको ग्रहण करने लगते हैं? मैथमेटिक्स एंड साइंस को अब वो समझने लगते हैं। कॉम्प्रिहेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल आइडेंटिटी, यहां पर वो स्टेबल आइडेंटिटी जो है उसके कॉन्सेप्ट को भी समझने लगते हैं। दैट वन सेल्फ रिमेन्स कंसिस्टेंट इवन व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंज, कि किसी की जो सेल्फ है, कोई भी जो चीज है उसकी जो सेल्फ है वो वही रहती है, सर्कमस्टांसेस अगर बदल जाएं तो भी। इज अनदर कॉन्सेप्ट ग्रास्प्ड बाय चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टेज। ये दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। पहला कॉन्सेप्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाला, और दूसरा स्टेबल आइडेंटिटी वाला, जिसको क्या कहा है कि भाई जो सेल्फ है किसी भी चीज की वो कांस्टेंट रहती है, वो नहीं बदलती, चाहे सर्कमस्टांसेस बदल भी जाएं। तो यहाँ पर बच्चा जो है आके समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, older children understand the stable identity concept of a father maintaining a male identity regardless of what he wears or how old he becomes। उदाहरण के तौर पर जो older children हैं वो एक स्टेबल आइडेंटिटी समझते हैं किस कॉन्सेप्ट की? फादर के कॉन्सेप्ट की। ये मेंटेन करते हुए कि वो एक मेल होता है और
रिगार्डलेस, इसके मतलब इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या पहनता है और कितना वो बड़ा हो जाए, मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है, तो लाइक दैट। और क्या पहनता है क्या नहीं पहनता है उन चीजों का उनको कोई लेना देना नहीं है। सर्कमस्टांसेस चाहे बदलते रहें, लेकिन जो फादर के कंसेप्ट की आइडेंटिटी है वो उनके माइंड में स्टेबल हो जाती है। इन पियाजे's व्यू, children at the beginning of the concrete operational stage demonstrate conservation or the ability to see how physical properties remain constant as appearance and form change। जो कंजर्वेशन लास्ट वाले उसमें थी पॉइंट में, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें कंजर्वेशन नहीं होती बच्चों के अंदर, लेकिन इस स्टेज के अंदर जो कंजर्वेशन की एबिलिटी है वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाता है। मतलब ये एबिलिटी क्लियर आ जाती है उनमें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, अपीयरेंस और फॉर्म जो है वो चेंज हो सकती है। अनलाइक प्री स्कॉलर्स, school age children understand that the same amount of clay molded into different shapes remain the same amount। जो प्री स्कॉलर्स थे, प्री स्कॉलर्स कौन सी एज, 2 से 7 साल की जो एज थी जिसमें आपकी प्री ऑपरेशनल जो स्टेज चलती है, उसमें ये जो स्कॉलर्स थे ये नहीं समझ पाते थे जब क्ले का साइज जो था वो बदल दिया जाता था, शेप बदल दी जाती थी, जैसे उसको सिलेंड्रिक कर दिया राउंड से, जो सर्कल वाली है बोल वाली जो शेप है उससे उसको सिलेंड्रिक अगर कर दिया तो बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाते थे, लेकिन इस स्टेज में आके बच्चे उस चीज को समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन की एबिलिटी। पियाजे बिलीव्ड दैट प्री ऑपरेशनल cognitive abilities are limited by egocentrism। जो प्री ऑपरेशनल कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उनमें ईगोसेंट्रिज्म होता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू, द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते। बट इकोसेंट्रिज्म इज नॉट फाउंड इन चिल्ड्रन इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये जो थर्ड स्टेज है, इसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता, वो खत्म हो जाता है, यानी वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सोचने समझने लगते हैं। बाय द स्कूल ईयर्स चिल्ड्रन हैव यूजुअली लर्नड दैट अदर पीपल हैव देयर ओन व्यूज, फीलिंग्स एंड डिजायर्स। इस समय तक वो ये समझने लगते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनकी अपने व्यूज हैं, अपनी उनकी फीलिंग्स हैं और अपनी उनकी इच्छाएं हैं। यानी ये नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, जो हम देख रहे हैं वही सही है, दूसरे के भी पॉइंट ऑफ व्यूज, फीलिंग्स और डिजायर्स को बच्चे इस स्टेज में आके समझने लग जाते हैं। फोर्थ जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो ये है 11 से ऑनवर्ड्स, मतलब लाइफ टाइम जो है वो चलती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, adolescents enter the highest level of cognitive development। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सा है? एडोलसेंट का। फॉर्मल ऑपरेशंस व्हेन दे डेवलप द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थॉट। इसमें क्या होने लगता है? फॉर्मल ऑपरेशंस होने लगते हैं। ठीक है, जिस समय वो किस चीज की कैपेसिटी को डेवलप करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थॉट की कैपेसिटी को डेवलप कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट। ठीक है, अमूर्त मतलब जो मूर्त नहीं है, अमूर्त है, कोई कॉन्सेप्ट आप उनको समझाओगे वो कॉन्सेप्ट उनको समझ में आने लग जाएगा। यहाँ पे दिस डेवलपमेंट यूजुअली अराउंड एज 11, ये जो डेवलपमेंट है जो कि यूजुअली 11 साल की एज में होती है, गिव्स देम ए न्यू मोर फ्लेक्सिबल वे टू मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन। वो उन्हें एक नया और ज्यादा लचीला एक तरीका उनको प्रदान करती है ताकि वो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकें, उसे समझ सकें, मतलब उसको अपने ढंग से मोड़ सकें। प्रीवियसली एज चिल्ड्रन दे कुड ओनली थिंक concretely, but in the formal operational stage they can think abstractly and deductively। जो थर्ड स्टेज थी उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे कैसे सोच सकते थे? कंक्रीट तरीके से सोच सकते थे, लेकिन अब जो है वो 2 तरीकों से सोच सकते हैं। एक तो एब्स्ट्रैक्ट वे में, अमूर्त वे में, और दूसरा
डिडक्टिव वे में, डिडक्टिवली मतलब तर्कपूर्ण ढंग से, तर्कपूर्ण जो ढंग होता है, मतलब लॉजिक्स क्या है, इस तरह वो इस स्टेज में आके सोचने लगते हैं. Adolescents in this stage can also consider future possibilities. इस स्टेज में आके जो एडोलसेंट हैं वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं, सर्च फॉर आंसर्स, आंसर्स को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड डील फ्लेक्सिबली विद प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स के साथ थोड़ा सा लचीले ढंग से वो अब डील करने लगते हैं. टेस्ट हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को, प्रीकल्पना को टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपनी प्रीकल्पना में टेस्ट कर लेते हैं. एंड ड्रा कंक्लूजन्स अबाउट इवेंट्स दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट हैंड, और ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में कंक्लूजन निकाल लेते हैं जो उनको पहले कभी नहीं हुए. इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ hypothetico deductive thinking in this stage. It indicates the development of, ये जो चीज है ये किस चीज की डेवलपमेंट की तरफ इशारा करती है, ये इशारा करती है hypothetico deductive thinking in this stage. hypothetico deductive जो थिंकिंग है, hypothetico deductive thinking हो गई कल्पनात्मक निगमन वाली सोच. कल्पनात्मक, और ये जो डिडक्टिव हो गया जिसे तर्कपूर्ण कह सकते हो, यानी कल्पना भी है तर्क भी है, इस तरह की जो थिंकिंग है वो इस स्टेज में आके डेवलप होने लगती है. दे कैन यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स. अब यहां पर सिंबल्स फॉर सिंबल्स, फॉर एग्जाम्पल लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल. कई बार मान लेते हैं ना, मान लीजिए 2 + 3 is equal to x, या 3 + 3 is equal to x and 2 multiply 3 is equal to x. ठीक है, तो इस तरह से वो मान के चलते हैं बच्चे कि ये जो x है ये है, तो x कैसे निकलेगा, तो उनको उस नंबर का नहीं पता होता, मतलब ये मैथ में होता है इस तरह से वो x मान लेना, वो आप समझ गए होंगे. and thus can learn algebra, और इस तरह से वो algebra को सीख सकते हैं. they can think in terms of what might be or just what is. वो दोनों तरीकों से सीख सकते हैं कि what might be, कि क्या हो सकता है, और just what is, और क्या है, क्या हो सकता है और क्या है, इन दोनों तरीकों से अब वो सोचने लग जाते हैं. तो ये चारों स्टेजेस जो हैं कंप्लीट, ये है पियाजेस की आइडियाज, जो इस पूरे चैप्टर के अंदर की आइडियाज आए हैं पियाजे के, वो इसके अंदर दिए हुए हैं इस पूरी टेबल के अंदर. एडेप्टेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, क्लासिफिकेशन, क्लास, इंक्लूसिव, कंजर्वेशन, ईगोसेंट्रिज्म, ऑपरेशन, स्कीमा, स्टेज. तो ये सारा का सारा जो है हम कर चुके हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा. अब है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसकी की फीचर और रिसर्च स्टडी. अब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वही है, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल. अब इनमें क्या क्या की फीचर्स हैं वो भी इसमें दे रखे हैं. ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन और मैनिपुलेट आइडियाज इन हेड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. तो इस तरह के जो हैं उसके लिए क्या क्या उसने रिसर्च स्टडी की है. इसके लिए ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी, 3 माउंटेन स्टडी, इसमें कंजर्वेशन ऑफ नंबर, और इसमें पेंडुलम टास्क. ठीक है, ये इसने रिसर्च स्टडी इनके लिए की हुई है पियाजे ने. अब आगे है पियाजे's theory of moral development. Piaget is perhaps best known for his theory of children's cognitive development. शायद पियाजे को जो है वो उसकी थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसके लिए बहुत जाना जाता है. बट ही ऑल्सो proposed his own theory about children's moral development. लेकिन उसने अपनी खुद की बच्चों के मोरल डेवलपमेंट की थियोरी भी दी थी. पियाजे recognized that cognitive development is closely tied to moral development and was particularly interested in the way children's thoughts about morality changed over time. पियाजे का ये मानना था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा क्लोज तरीके से संबंधित है किससे, मोरल डेवलपमेंट से.
और वो एक पर्टिकुलर वे से इसमें इंटरेस्टेड था, किसमें, कि बच्चों के जो थॉट हैं किसके प्रति, मोरलिटी के प्रति, वो समय समय पर किस तरह से चेंज होते हैं, यानी टाइम टू टाइम बच्चों में क्या मोरल चेंजेस आते हैं। और उस चीज को पियाजे बहुत ध्यान से मतलब देखना चाहता था। उसका रीजन ये था कि उसके अकॉर्डिंग जो मोरल डेवलपमेंट है उसी के साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही क्लोजली जुड़ी हुई है, इसलिए उसने मोरल डेवलपमेंट को भी समझने की कोशिश की और उसका एक अपना कंसेप्ट उसने दिया था। Piaget recognized that cognitive development is closely tied to moral development and was particularly interested in the way children's thought and morality change over time. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। According to Piaget, children between age of 4 to 7 years see the world through the lens of heteronymous morality. जो 4 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, हेट्रोनिमस मोरलिटी होती है। हेट्रोनिमस मोरलिटी को कहते हैं विषम जातीय, जो मतलब दूसरों के जरिए मोरलिटी को समझना। हेट्रोनिमस विषम जातीय जो मोरलिटी होती है उसे हेट्रोनिमस मोरलिटी कहते हैं। दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म। स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म इसको कहा जाता है। The concept of moral principles developed during this stage is absolute, unchangeable and rigid. जो भी कॉन्सेप्ट बन जाता है, ध्यान से देखिए, जो कॉन्सेप्ट जो धारणा एक बच्चा बना लेता है मोरल प्रिंसिपल्स के प्रति, कब 4 से 7 साल की एज में, वो क्या होते हैं, वो एब्सोल्यूट होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं और रिजिड होते हैं। ठीक है, so this stage is also named as stage of moral constraints. तो 3 नाम दिए हैं, stage of moral constraints, stage of moral realism, ठीक है, और इसमें क्या होती है, heteronomous morality होती है। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। In this stage, moral understanding, rules handed down by authority figures just as parents, teachers and other elders are seen as absolute and unbreakable. उनको एब्सोल्यूट मान के चलता है बच्चा। एब्सोल्यूट का अर्थ आप लगा के चलिए कि पक्का, पक्का मान के चलता है। ठीक है, कि ये तो पक्के रूल हैं, इनको तोड़ना नहीं है। अनब्रेकेबल वो उनको मान के चलता है, जो उसको अथॉरिटीज जो रूल्स देती हैं। बेसिकली चिल्ड्रन एक्सेप्ट दैट अथॉरिटी फिगर्स हैव गॉड लाइक पावर्स and are able to make rules that lasts forever. बच्चा क्या मान के चलता है बेसिकली, कि जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए या दूसरे एल्डर्स हो गए, उनको बच्चा मानता है कि उनके पास भगवान जैसी, देवताओं जैसी पावर्स हैं। एंड आर एबल टू मेक रूल्स दैट लास्ट फॉरएवर, और ये मानता है कि वो रूल बनाने के लायक हैं, उनमें ये एबिलिटी है, और वो रूल जो हैं फॉरएवर चलते हैं। डू नॉट चेंज एंड मस्ट बी फॉलोड, वो बदलते नहीं है और उनको जरूर फॉलो करना होता है। चिल्ड्रंस रीजनिंग regarding why these rules should be followed is generally based upon their appreciation of consequences associated with breaking the rules. जो बच्चे की रीजनिंग होती है, जो तर्क होता है बच्चे का इन रूल्स को फॉलो करने का, वो क्या होता है, वो आधारित होता है जो रूल तोड़ने से संबंधित जो परिणाम निकलते हैं उससे वो आधारित होता है। मतलब उसको एप्रिसिएट करता है बच्चा, उस चीज को देखता है। एज ब्रेकिंग द रूल्स टेंड्स टू लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चा क्या देखता है कि अगर मैंने रूल तोड़ा तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मोस्ट चिल्ड्रन फॉलो द रूल्स एज ए वे टू अवॉइड बीइंग पनिश्ड। और बहुत से बच्चे तो रूल्स को क्यों फॉलो करते हैं, कि उन्हें पनिशमेंट को अवॉइड करना होता है। तो ये तो फर्स्ट स्टेज जो है वो मोरलिटी की इसने बताई। आगे क्या कहता है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन ऑफ मोरलिटी चेंज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मिडिल चाइल्डहुड एज ए रिजल्ट ऑफ देयर recently developed ability to view situations from other person's perspective. Children
appreciation of morality changes towards the end of middle childhood. जो बच्चे की मोरलिटी के प्रति जो अप्रिसिएशन है वो चेंज हो जाती है कब? मिडल चाइल्डहुड के अंदर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मिडल चाइल्डहुड, उसके भी एंड में, एज ए रिजल्ट ऑफ देयर रिसेंटली डेवलप्ड एबिलिटी टू व्यू सिचुएशंस फ्रॉम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव. जो तीसरी स्टेज नहीं आती है जहां पर कॉन्क्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या स्टार्ट कर देता है? चीजों को दूसरे लोगों के नजरिए से देखना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, मतलब वो ये देखना स्टार्ट कर देता है कि भाई मैं इस तरह से इस चीज को देख रहा हूं तो दूसरा इस चीज को किस तरह से देख रहा होगा. क्लियर? तो उसी स्टेज में जो है ये जो मिडिल चाइल्डहुड की एंडिंग है, उस स्टेज में जाके बच्चे के अंदर यही जो एबिलिटी है आ जाती है, दूसरे लोगों के एंगल से चीजों को देखना स्टार्ट कर देता है, और उसी की वजह से जो मोरलिटी है वो भी बच्चे की चेंज हो जाती है. एज चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू पुट देमसेल्व्स इनटू समवन एल्स शूज. अब बच्चे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचना स्टार्ट कर देते हैं. देयर एप्रिसिएशन फॉर मोरलिटी बिकम्स मोर ऑटोनोमस एंड लेस एब्सोल्यूट इन नेचर. अब जो उनकी एप्रिसिएशन है मोरलिटी को समझने की या ग्रहण करने की या उसको मतलब एप्रिसिएट करने की जो बात है वो बहुत ज्यादा ऑटोनोमस हो जाती है. ऑटोनोमस मतलब स्वशासी, खुद से वो देखते हैं उस चीज को. एंड लेस एब्सोल्यूट, और पक्की कम रह जाती है नेचर में. मतलब अब जो है वो पूरी तरह से उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, खुद उस चीज को जांच परख कर देखते हैं. पियाजे कॉल्ड दिस एक्सपेंडेड एप्रिसिएशन एज मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन और ऑटोनोमस मोरलिटी. इसे कोऑपरेशन की या ऑटोनोमस मोरलिटी पियाजे ने कहा है. स्टार्टिंग एट द एज ऑफ अबाउट 10 to 11, 10 से 11 साल की एज में ये स्टार्ट होती है, क्योंकि जो चाइल्डहुड की मिडिल चाइल्डहुड की एंडिंग पे ये स्टार्ट होती है. तो 10 से 11 की एज में स्टार्ट होती है, क्योंकि 11 के बाद डेथ तक तो एब्सोल्यूट ऑपरेशनल स्टेज चलती है. तो जो तीसरी स्टेज की एंडिंग है उसमें जाके ये बात बच्चे जो है करने लगते हैं, और वो मोरलिटी कौन सी होती है? मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन और ऑटोनोमस मोरलिटी. नाउ they will have generally begin to view moral rules as socially agreed upon guidelines designed to benefit the group. अब वो क्या सोचना स्टार्ट कर दे हैं? Now they will have generally begun to view moral rules. moral rules को अब एक जनरली वो इस तरह से देखना स्टार्ट कर देंगे कि ये सोशली एग्रीड हैं, पूरा समाज इनके ऊपर सहमत है. अपॉन गाइडलाइंस डिजायर टू बेनिफिट द ग्रुप, मतलब ये ऐसी गाइडलाइंस हैं जो चाहिए एक पर्टिकुलर ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए. यानी वो ये मान के चलने लगता है कि समाज ने अपने फायदे के लिए कुछ इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बना रखे हैं. ब्रूनर्स थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. पियाजे के बाद ब्रूनर्स थियरी आती है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग.